बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास्ट पेपर्स में एक सवाल आया था, गिव रीजंस व्हाई पार्ट परफॉर्मेंस इज पैसिव इक्विटी, व्हाई लीज क्रिएट्स राइट एंड रेम, व्हाई ओनरस गिफ्ट इज बर्डनसम गिफ्ट, व्हाई मेयर ईजमेंटरी राइट नॉन ट्रांसफरेबल। तो इस वीडियो में हम इनके रीजंस देंगे जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले है व्हाई पार्ट परफॉर्मेंस इज पैसिव इक्विटी। जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसको पैसिव इक्विटी क्यों कहा जाता है? अब पार्ट परफॉर्मेंस एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो एक पार्टी को अलो करता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए जो आधा परफॉर्म हो चुका है। पार्ट परफॉर्मेंस को पैसिव इक्विटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई नया राइट क्रिएट नहीं करता, लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नया राइट क्रिएट कर रहा होता तो इसको एक्टिव इक्विटी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो अपना घर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ करता है 50 लाख रुपए में, और बी उसको 40 लाख रुपए पे करता है, और रिमेनिंग जो 10 लाख रुपए हैं वो फ्यूचर में किसी स्पेसिफाइड डेट पे करेगा। अब घर की जो प्राइस तय हुई वो 50 लाख हुई, बी ने 40 लाख रुपए पे किए और घर की पोजीशन ले ली। अब यहाँ पर बी ने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी, यानी आधा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया है, आधा अभी फुलफिल करेगा। 40 लाख रुपए भी पे किए हैं, पोजीशन भी ले ली है, आधा कॉन्ट्रैक्ट उसने फुलफिल किया है। उसके बाद क्या होता है कि एक बंदा आता है सी, वो ए को कहता है कि मैं इसी घर के आपको 70 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। यहाँ पर ए सिर्फ इस बुनियाद पे, बी ने तो अभी भी आधा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया है, आधा नहीं किया, मैं ये घर इसको नहीं देता, इसकी ओनरशिप सी को ट्रांसफर कर देता हूँ और बी से उसकी पोजीशन वापस ले लेता हूँ। सिर्फ इस ग्राउंड पे बी ने कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म किया है, बी का राइट वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। पार्ट परफॉर्मेंस को भी पैसिव इक्विटी इसलिए कहा जाता है, बी ने आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है, आधा करेगा। बी का जो राइट है वो सिर्फ एक ही है, उसी एक ही राइट को जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई नया राइट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा। का एक ही राइट है जो उसने घर खरीदा था, उसके उसने 40 लाख रुपए पे किए थे, वही रिमेनिंग 10 लाख रुपए वो पे करेगा। यानी बी का जो राइट है घर पे वो सेम ही राइट है, नया राइट क्रिएट नहीं हुआ। इसलिए पार्ट परफॉर्मेंस को पैसिव इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट जो बी का ऑलरेडी राइट था घर के ऊपर, उसी को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में सेक्शन 53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है व्हाई लीज क्रिएट्स राइट इन रेम। तो लीज है वो राइट इन रेम क्यों क्रिएट करती है? तो लीज राइट इन रेम क्रिएट करती है, इसका मतलब है उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसने अपना घर बी को किराए पे दे दिया। अब बी का उस घर के ऊपर राइट क्रिएट होता है। राइट इन रेम का मतलब है किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट क्रिएट होना। तो लीज में जो राइट क्रिएट होता है वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होता है, पर्सनल राइट क्रिएट नहीं होता लेसोर के अगेंस्ट। राइट एंड रैम का यहाँ पर मतलब है राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और राइट एंड पर्सोनम का मतलब है राइट अगेंस्ट द पर्सन। यानी लीज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट क्रिएट कर रही है, किसी पर्सन के अगेंस्ट, यानी जो बंदा किराए पे वो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके अगेंस्ट राइट क्रिएट नहीं कर रही। अगर उसके अगेंस्ट राइट क्रिएट करती तो ऐसा कहा जा सकता लीज क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। अब जब राइट इन रेम क्रिएट किया जाता है तो जो लीज है वो लेसी को अलाउ करती है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, यानी उसको यूज कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, रह सकता है। तो लेसी की पोजीशन को प्रोटेक्ट करती है, उसका प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना, उस चीज को लीज प्रोटेक्ट करती है, सिक्योर करती है, और लेसी को स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जो स्पेसिफाइड टाइम लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अब लीज के बारे में कंप्लीट लीज सेक्शन 105 से लेकर सेक्शन 117 तक बताया गया है, जिसके मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाई ओनरियस गिफ्ट इज बर्डनसम गिफ्ट। ओनरियस गिफ्ट को बर्डनसम गिफ्ट क्यों कहा जाता है? ओनरियस गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट है जो बर्डन और ऑब्लिगेशंस के साथ आता है। इसको बर्डनसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि
जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसको डोनी कहा जाता है, उसको प्रॉपर्टी तो मिलती है लेकिन प्रॉपर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज अटैच्ड होती हैं जो उसको फुलफिल करनी होती हैं। ओनरस गिफ्ट को सेक्शन 127 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, वो अपनी प्रॉपर्टीज गिफ्ट करना चाहता है बी को। जो गिफ्ट कर रहा है उसको डोनर कहा जाएगा, जो गिफ्ट को रिसीव करेगा उसको डोनी कहा जाएगा। ए कहता है बी को कि मैं आपको अपना हाउस भी गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपनी जमीन भी, अपना फार्म हाउस भी। एक ही ट्रांजैक्शन में वो उसको प्रपोज करता है। मसला ये है उसका जो हाउस है वो कहीं पर मॉर्गेज रखा हुआ है, उसके बदले 10 लाख रुपए लिए हुए हैं। इसी तरह उसकी जो जमीन है वो भी कहीं ना कहीं मॉर्गेज रखी हुई है, या फिर उस जमीन की जो टैक्सेस हैं वो पे करनी है, वो अभी तक पे नहीं हुई। जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल फ्री है। तो डोनी है, या तो डोनी को ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट करनी है, ये सारी रिजेक्ट करनी है। डोनी यानी बी ये नहीं कह सकता कि जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी मॉर्गेज या टैक्स वगैरह पे नहीं करनी, तो मुझे वो दे दो। बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो डोनी ये नहीं कह सकता। ऑनरेस गिफ्ट में यही होता है, प्रॉपर्टीज हैं वो सिंगल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर करने का प्रपोज किया जाता है। उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज के साथ ऑब्लिगेशंस अटैच्ड होती हैं, तो वो फुलफिल करनी होती हैं। जो डोनी है, जो रिसीवर है, या तो उसको सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना होगा या सारी को रिजेक्ट करना होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टीज सिंगल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर की जा रही हैं तो डोनी को सारी एक्सेप्ट करनी होगी या सारी रिजेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर वेरियस ट्रांजैक्शंस हैं कि आज उसने उसको प्रपोज किया, मैं आपको अपना घर गिफ्ट करना चाहता हूँ, 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैं आपको जमीन गिफ्ट करना चाहता हूँ, 1 साल के बाद कहा कि मैं आपको अपना फार्म हाउस गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बी इज एट लिबर्टी टू एक्सेप्ट एनीवन एंड रिजेक्ट एनीवन। उसके बाद है वाई मेयर ईजमेंट्री राइट नॉन ट्रांसफरेबल। तो ईजमेंट्री राइट है उसको ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता, वो नॉन ट्रांसफरेबल क्यों है? अब ईजमेंट्री राइट्स ऐसे राइट्स हैं तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेनिफिट करते हैं उनको यूज करने के लिए। ईजमेंट्री राइट को एक बंदा ना ही पजेस कर सकता है, ना ही उसको ओन कर सकता है, सिर्फ यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बीच में किसी और का प्लॉट है। उस प्लॉट वाले को आप कहते हो क्या मैं इसको आने जाने के लिए एज ए वे यूज कर सकता हूँ? आप दोनों का एग्रीमेंट हो जाएगा। सिर्फ उस प्लॉट को आप यूज कर सकते हो अंडर एन एग्रीमेंट। वो 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए, या लाइफ टाइम हो सकता है। यूज करने के लिए ना ही आप उसको पजेस कर सकते हो, ही आप उसको ओन कर सकते हो, ना ही उस पे कोई चीज बनवा सकते हो, और ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, जो ईजमेंट्री राइट है को सेपरेटली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर एक बंदा वाकई उसको ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करनी होगी जिसके साथ वो ईजमेंट्री राइट अटैच्ड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका घर है लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो किसी और के प्लॉट से जाने के लिए आपको रास्ता मिल गया। किसी थर्ड पर्सन को आप ये नहीं कह सकते अब भी इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपका जो घर है के साथ ये ईजमेंट्री राइट अटैच्ड है, घर ही आपको ट्रांसफर करना होगा। तो एक और एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए, उसका एक घर है। अब उसको बाहर जाने का रास्ता है क्योंकि उसका जो घर है वो रोड के साथ ही अटैच्ड है। ए के पीछे बी का घर है, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो वो ए को कहता है आपका जो घर है मैं आपके घर प्लॉट को एज ए वे यूज कर सकता हूँ रोड को एक्सेस करने के लिए। तो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत बी उस रोड को एक्सेस कर सकेगा ए के प्लॉट के थ्रू। ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसलिए उसको कहा जाएगा सर्विएंट हेरिटेज। कि जो बी है सर्विस रिसीव कर रहा है उसको डोमिनेंट हेरिटेज कहा जाएगा। बी की प्रॉपर्टी है, इजमेंट्री राइट उसके साथ अटैच्ड हो गया। अगर यहाँ पर कोई जेड बंदा आके रहता है, एक्स बंदा आके रहता है, उसको भी ये इजमेंट्री राइट हासिल होगा। बी के पीछे एक और बंदे का घर है जो है सी, बी को भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये नहीं कह सकता आप मेरे घर को एज ए रास्ता यूज करो, मेरे घर के बाद ए के घर को एज ए वे यूज करो। अगर बी सी को एक्चुअली इजमेंट्री राइट ट्रांसफर करना चाहता है तो बी को अपनी ये वाली प्रॉपर्टी भी सी को सेल करनी होगी जिसके साथ इजमेंट्री राइट अटैच्ड है। बाय द वे, इजमेंट्री राइट सेक्शन 6 क्लास सी में बताया गया है, उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाले इंस्ट्रक्शंस भी ज़रूर फॉलो करो। अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।